और इसके अलावा आपका मदर फादर बहन भाई किसी का भी बैंक अकाउंट हो तो उसका आईबीएन नंबर चाहिए होता है, या फिर चेक की एक तस्वीर चाहिए होती है। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई। इन 5 चीजों की आपने हार्ड कॉपीज नहीं लानी, तस्वीरें अच्छी साफ सुथरी करके तस्वीरें उतार के मोबाइल में लेके, और मोबाइल में जब आप ये लेके आएंगे तो आपके मोबाइल पर आपका इंटरनेट चलता होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 कोड आते हैं, फिर जाके रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। नंबर 1, आपको एसएमएस आएगा, उस पर एक कोड आएगा। नंबर 2, आपकी ईमेल पे कोड आएगा। इन दोनों को इकट्ठा करके जब हम उसको अपलोड करेंगे या सबमिट करेंगे तो तब वो जाके आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू करें। ये ध्यान में रखें, जब आप हमारे पास आए आपके पास मोबाइल में ये चार चार पांच चीजें होनी चाहिए, और उसके अलावा ये इंटरनेट चलता होना चाहिए। आप ये ना हो कि मेरे पास बैलेंस नहीं है या कुछ नहीं है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, उस वक्त जब आप रजिस्ट्रेशन करवानी ये चलते होनी चाहिए। क्लियर? कोई चीज पूछनी हो तो इसमें से पूछे पहले। और यही बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा आपने इमीडिएट यही काम कर। आपको पता है कब रिजल्ट आ रहा है किसी को? सॉरी, सितंबर में। ओके, देन यू विल बी एलिजिबल इन नवंबर अटेंड के लिए आप। सो आप जैसे ही उसका आएगा आपने फौरन ये करना। लेकिन जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं इंटरमीडिएट, वो इमीडिएट करवा रहे, क्योंकि हो सकता है हम उनको सितंबर में कोई 1-2 पेपर दिलवा। अगर आप सितंबर में 1-2 पेपर क्लियर कर देते, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो उस सूरत में आपका बर्डन नवंबर में कम हो। अदरवाइज आपको 5 के 5 अटेम्प्ट करने, नवंबर में अटेम्प्ट करोगे तो उस सूरत में आपके पास एक ऑप्शन होती है। वो ये ऑप्शन है कि आप मार्च में जाके 1-2 पेपर कैट के भी कर सकते। अगर आप जैन में जाके पेपर देंगे 25 में, देन आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर मार्च 25। तो आपके लिए ये थोड़ी सी आप मेहनत करें, फोकस करें, ज्यादा तेज भागे मेंटली, वैसे नहीं भागे। अच्छा, इसमें आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, एक सेमेस्टर उन लोगों से आप आगे निकल जाएंगे जो जनवरी में जाएंगे। एक सेमेस्टर मीन 6 मंथ। 6 मंथ मीन आप जब फाइनल क्वालिफाई कर लेते हैं तो कितनी अर्निंग आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ में होगी, ये आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए। मेन चीज है कि आपने ये जो यहाँ काम करना है उसको अच्छी तरह से याद करना है। जो चीज नहीं आपको समझ आ रही बार बार पूछना है। टीचर हमारे पास मौजूद है, यहाँ टीचर असिस्टेंट मौजूद हैं आपको हर चीज बताने के लिए। लेकिन क्लास छोड़ के घर भागना ये आपकी अपनी मर्जी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग पास हो जाएं। अब ये आप पर मुनसर है कि आप कितनी कोशिश करेंगे कि हम पास हो जाए। क्लियर है रजिस्ट्रेशन के मुतालिक? और इसमें यह है कि आप फौरन जाकर, मेल स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद जाकर जमा करवा सकते हैं। को फीमेल हो तो अगर वो बैंक ना जा सकें तो हम उनकी हेल्प भी करें, इसका परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में किसी को मसला अभी तक को बात है तो बता दें। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट? अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि जो लोग 80% प्लस मार्क्स वाले हैं उन लोगों के लिए इंडोमेंट फंड होता है। आप लोग जिनका 80% प्लस मार्क्स हो, आई कैप की तरफ से इंडोमेंट फंड आता है, एक डेट को हम आपको बता देते हैं। वो आप इंडोमेंट फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी जो आई कैप की फीस होती है उसमें वो फिर आपको कुछ कंपनसेशन देते हैं कि 8,000 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक वो आपको कंपनसेट कर। ये 80% प्लस जिनके मार्क्स हैं वो एलिजिबल।
इसके अलावा एक है ईदी टैलेंट स्कीम, एक है जो लोग अपने बोर्ड में टॉप 20 में भी आ जाते मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, लाइक वो एफएससी प्री मेडिकल हैं, प्री इंजीनियरिंग हैं, आईकॉम हैं, आईसीएस हैं, एफए हैं, या अदर कोई भी अपना जो डिसिप्लिन है उसमें टॉप 20 में आएंगे, तो वो एलिजिबल होंगे कि आप आई कैप में एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। वो फिर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद ये 100% फ्री हो जाएगी। हमारी फीस भी और आई कैप की फीस सिर्फ इंटरमीडिएट तक नहीं, थ्रू आउट द कंप्लीट ये आई कैप तक, आखिर तक, फाइनल तक, पीआरसी से लेकर फाइनल तक आपको कोई पैसा नहीं। समझ आ गई? ये टॉप 20 में अगर आ जाते हैं, जिस तरह टॉप 3 के आते हैं ना बोर्ड में, इसमें टॉप कर लिए, इसमें ये अपने डिसिप्लिन में अगर टॉप 20 में आते हैं तो आप एलिजिबल। वो फिर आप अप्लाई करते हैं, किसी को आधी आप माफ कर देते हैं, किसी को फुल कर देते हैं, इस तरह की वो, लेकिन अप्लाई जरूर करें। इसके अलावा एक चीज होती है SFS, स्टूडेंट फाइनेंशियल, ये सारी चीजें इसमें, ये अगर कोई ऐसा समझते हैं आप कि आपके पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि आपकी फर्दर स्टडी सपोर्ट कर सकें, और कोई फंड लेना चाहे आई कैप से, तो उनके लिए भी ये एक चीज़ है। ये एक किस्म की लोन हो, आपको थोड़े पैसे देकर अभी सारा कुछ वो करते चले जाएंगे, वो 40-50 हज़ार रुपये जो भी बन जाएगा, वो जब आप फाइनल में पहुंचेंगे, पहले पेपर फाइनल के देंगे, तो उसमें आपको फिर वो इंस्टॉलमेंट करके 2-3 करके 15-15, 16-16 हज़ार करके आपसे वापस। ये भी एक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ना वो है 70% मार्क्स। इसके लिए इन तीनों चीज़ों के लिए अगर आपको आना है तो सर आतिफ है, आपने इनके पास आना है, ये सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। कोई भी चीज़ हो आपको ये बताएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक भी आपको बताएंगे, आप कंप्लीट करवाने के मुतालिक। क्लियर? जी, आप इसमें आपको दो लोगों को ना एग्जेम्पशन मिलती, एक मिलती है क्यूएम में, एक मिलती है आपको अकाउंटिंग में। अब क्यूएम में एग्जेम्पशन उन लोगों को मिलती है जिन्होंने जनरल साइंस पढ़ी, 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर की स्टैट, जिन लोगों ने पढ़ी हो उनमें मार्क्स 75% हो, यानी दोनों के मिला के 150 मार्क्स हो, और ओवरऑल जो है ना 70%, 770, अब जितने भी 70% बनते हैं, अब तो 1200 नंबर का है ना आपका। हाँ जी, 70% टोटल मार्क्स एंड इन सब्जेक्ट 75%। तो आपको क्यूएम का पेपर नहीं देना। कोई ऐसा है जिन्होंने जनरल साइंस 200 नंबर की स्टैट, 200 नंबर की मैथ हो? हैं? तो आपका है, चलिए आप ये कर, सॉरी आईसीएस स्टैट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मैथ स्टैट्स आईसीएस, हाँ जी, वो मैथ स्टैट की बात हो, 200 नंबर का है। नहीं आईसीएस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना, तो उसमें 200 का तो नहीं है। नहीं, आईसीएस वालों को ये कोई एग्जेम्पशन नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी को, उसके अलावा किसी को नहीं। इसके अलावा आपने अगर आईकॉम किया हो, आईकॉम वाले कितने हैं? और आईकॉम जिन्होंने किया हुआ है वो लोग, अगर अकाउंटिंग में उनके नंबर 75% होंगे, ओवरऑल 70% होंगे, they are also eligible for exemption of accounting, तो आपको वो अकाउंटिंग की एग्जेम्पशन मिल सकती। क्लियर? आईकॉम वालों को मिल सकती है, एंड 200 नंबर की स्टैट में आप जिन्होंने पढ़ी होगी, 200 क्या, मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई भी चीज आपने पढ़ी है जिसमें 200 नंबर की स्टैट, 200 नंबर की मैथ है,
ICS starts में has. हाँ बस आप अगर आपके नंबर इसमें आ जाते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते। सॉरी, हाँ 150 होने थे, 150 प्लस, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, एग्जामिशन मिल भी जाए, स्टडी नहीं छोड़नी है ना, क्यों छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पर क्यों वो पढ़ाई जा रही है जो कि आपके अकाउंट्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जितनी रिक्वायर्ड है वो है। बाकी इन्होंने पीएचडी नहीं करवानी, आपको डॉक्टरेट नहीं करवानी, कोई एमफिल नहीं करवाने, ये बेसिक चीजें आपको वो बता रही हैं जो आगे चलकर आपको हर सब्जेक्ट में काम आनी, छोड़ने नहीं। दूसरा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आईकॉम की और यहाँ की बड़ा फर्क आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो अकाउंटिंग वाले। तो ये अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है, इसी की बेस बनाकर आगे आप रिपोर्टिंग में जाएंगे। रिपोर्टिंग में जाएंगे 30% तक कोर्स सेम होगा, 70% फिर एडवांस आए। इसी तरह जब रिपोर्टिंग 2 में जाएंगे आप, 30% कोर्स आपका रिपोर्टिंग 1 वाले स्टैंडर्ड होंगे, उसके बाद फिर आगे एडवांस स्टैंडर्ड चलने शुरू होंगे। तो फोकस स्टूडेंट कभी फेल नहीं होगा, जो घर में 3 से 4 घंटे पढ़ता है वो कभी फेल नहीं होगा। मैट्रिक में बच्चे आधे फेल हो जाते हैं, आधे पास हो जाते हैं। क्या मैट्रिक मुश्किल है? क्यों फेल होते हैं? फोकस नहीं होते, उन्होंने पढ़ना ही नहीं होता, उनका ध्यान ही नहीं पढ़ने वाला होता, वो अदर एक्टिविटीज में ज्यादा शामिल होते हैं। इंटरमीडिएट में 50% से भी कम पास होते हैं, वो मुश्किल है। वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो उनका फोकस हट जाता है कि मैं हम क्या कर रहे हैं। आपको जितनी अट्रैक्शन अब नजर आ रही है ना यहाँ पर, जब आप क्वालिफाई करके जाएंगे सेम अट्रैक्शन बहुत अच्छे लेवल पर आपको और मिलेगी। सो इन तमाम अट्रैक्शन को आंखों से थोड़ा ओझल कर लें और फोकस करें उन चीजों पर जिसके लिए आप आए। आपके माँ बाप ने पैसा और आप अपना वक्त लगा रहे हैं, और 2 साल की तकलीफ होती है जी। ये सिर्फ 2 साल अगर आपने अपने आप को पाबंद कर दिया तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको फाइनेंशियल स्टेटस में आगे जाने से नहीं रोक। रीजन उसकी ये है कि ये 2 साल में आप वो कुछ सीख जाएंगे जो आप कहते हैं जो आपने पढ़ना है ना यहाँ पर, वही आगे जाके करना है। और जब आप जाएंगे आर्टिकलशिप में तो जो करेंगे ना वही पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर जो करना है वही पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं वही करेंगे, और वहां जो कर रहे होंगे वही पढ़ेंगे। सो इस ये एक सर्कल है, इसको इसी तरह चलना है। जो इससे बाहर निकलेगा ना वो अपने आप को पारक समझे। बहुत सारे लोग आई कैप ने निकाल दिए, वो कहते हैं 12 महीने में जो नहीं कर सकेगा ना वो जाए कुछ और करे। अगर आप नीयत से आए हैं, शौक से आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें और फोकस होकर चलें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और प्लस ये जनरल साइंस की थी हम पढ़ सकते हैं। हाँ जी, इकोनॉमिक्स जनरल साइंस जिसने की हुई है उसका इकोनॉमिक्स का भी अगर हो तो वो अप्लाई कर सकता। ठीक है, और कुछ? चलिए, बहुत शुक्रिया। Okay, everyone be attentive now. As we've discussed the latter format earlier, but today I'm discussing it again, especially for newcomers and for old comers as well. क्योंकि अभी जो मैंने काम चेक किया है students का, जो पहले से classes ले रहे थे उसमें काफी सारी mistakes हैं. This is the last time जब हम latter format discuss कर रहे हैं. इसके बाद आपके at least format में mistakes नहीं होनी चाहिए. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम कितना एक इसको डिस्कस कर सकते हैं. इस वीक में हमारा ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में लेटर्स का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लेना है, जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स है. राइट? ओके, अभी ये जो लेफ्ट साइड है आप इस पे फोकस करें, उस राइट साइड को आप छोड़ दो. राइट? उसको नहीं देखें, अभी सिर्फ हम लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं. तो लेटर फॉर्मेट की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर वाइज हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या आता है? ऑलवेज सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन भेजने वाले का पता, जो लेटर लिख रहा है उसका हमने एड्रेस मेंशन करना है. और सेंडर्स एड्रेस में क्या है?
अगर तो स्टेटमेंट में हमें बता दिया है कि सेंडर कौन है तो फिर हम वही लिखेंगे, अगर नहीं बताया तो फिर हम अज्यूम करेंगे। और एड्रेस में कौन सी चीजें हम लिखते हैं? फर्स्ट पे हाउस नंबर, आफ्टर दैट ब्लॉक नंबर, आफ्टर दैट टाउन, एंड आफ्टर दैट सिटी। हाउस नंबर फॉर एग्जांपल आप अब तो कुछ ना कुछ आप ऑर्डर तो करते ही रहते हैं ना, तो जब आप अपना ऑर्डर लिखवाते हैं या किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो आप अपना एड्रेस किस तरह से लिखवाते हैं? ऐसे ही लिखवाते हैं ना, हाउस से स्टार्ट करते हैं, अपना हाउस नंबर, फिर ब्लॉक नंबर, फिर अपना टाउन एंड देन सिटी। और अगर आप गांव से हैं तो वो आप अपना पहले विलेज लिखते हैं, फिर तहसील लिखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, ऐसे ही आता है ना। तो यानी हमने बस सीक्वेंस को माइंड में रखना है। बहुत कॉमन सी चीजें, कॉमन सेंस की बात है कि हम एड्रेस इसी सूरत में लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस हो गया। सेकंड पे ऑलवेज डेट, एक लाइन स्किप करते हैं, फिर डेट लिखते हैं। डेट के लिए बेटा ये आपके ग्रुप में है वैसे चीजें, अभी बेशक आप नोट ना करें, अभी आप सुन लें ध्यान से। और नोटबुक्स पे जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबने लिखी हुई है, आप भी अपने मोबाइल फोन से आपके ग्रुप में फॉरवर्ड हुई है, वहां से देख के आप लिख लीजिएगा, राइट। डेट का फॉर्मेट हम हमेशा एक ही फिक्स रखेंगे, दैट इज सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। इसके अलावा ओपन पंक्चुएशन बेस्ड हमारा लेटर होता है। तो जैसे पहले आपका मैट्रिक एफएससी में होता था, योर सिंसियरली के बाद कॉमा आना है, इसके बाद फुल स्टॉप आना है, डेट के बाद कॉमा आना है, ईयर के बाद फुल स्टॉप आना है, वो कुछ भी नहीं है, राइट। इसके बाद फिर से हम एक लाइन छोड़ेंगे, अगर आप नोटबुक पे कर रहे हैं तो एक लाइन स्किप करके सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर रेफरेंस नंबर आएगा। और अगर आप उस पे लैपटॉप पे या सिस्टम पे कर रहे हैं तो फिर आप डबल एंटर प्रेस करोगे तो वो आपकी एक लाइन स्किप हो जाएगी। जहां तक रेफरेंस नंबर की बात है, रेफरेंस नंबर कहाँ लिखते हैं हम? रेफरेंस नंबर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। जो हमारी राइटिंग है या जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें रेफरेंस नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता। रेफरेंस नंबर से मुराद ये कि जहां पर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है, फिर उसको याद रखने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती होती हूँ कि आपकी लाइक सीएफई कॉलेज की कम्युनिकेशन जो ज्यादा होती है ईमेल्स या लेटर्स की फॉर्म में, वो आईकैप के साथ हो रही है। कभी वो आपकी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हो सकती है, कभी आपकी एग्जाम डेट से रिलेवेंट हो सकती है, कभी आपकी स्कॉलरशिप से रिलेवेंट हो सकती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होती है। और आईकैप ने भी अपने ईज पे, अपनी कन्वीनियंस पे रिस्पॉन्स करना है। तो अब उस चीज को बचाने के लिए कि यहाँ से 3 लेटर्स गए हैं सीएफई से, एक था आपकी रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंक्वायरी थी, दूसरा था आपकी स्कॉलरशिप के बारे में, तीसरा आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में थी इंक्वायरी। तो अब आईकैप को जब टाइम मिलने, उन्होंने अपने उस पे कन्वीनियंस पे रिप्लाई करना है, आंसर करना है, तो बजाय ये कि वो फिर ऊपर पूरी कहानी लिखें कि हम स्कॉलरशिप का रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं या हम आपको स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन क्लियर कर रहे हैं, तो वो फिर जो रेफरेंस नंबर लिखा होता है ना, आपने जो लेटर आप भेजेंगे, फिर वो ऊपर सिर्फ रेफरेंस नंबर लिख देते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी किस क्वेरी का रिस्पॉन्स आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? लेकिन जैसे आप लिख रहे हैं एग्जाम में, आप लिख रहे हैं कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं, परसुएसिव लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लेटर्स इवन कुछ होते हैं, तो वहां पर वी डोंट नीड टू राइट द रेफरेंस लेटर। अगर कोई इन केस आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जहां पर इनिशियल कम्युनिकेशन हो चुकी होती है, तो वहां पर अगर हमने रेफरेंस नंबर लिखना भी है, अज्यूम ही हमने सारी चीजें अज्यूम ही करनी होती है ना, तो फिर हम रेफरेंस नंबर कैसे लिखते हैं कि इसी तरह से रेफरेंस नंबर की हेडिंग देके आगे फॉर एग्जांपल जिस भी कंपनी का नाम है, जिस अगर आईकैप है फॉर एग्जांपल, तो आईकैप लिख के आगे स्लैश 1 2 3 3 4 5 कोई भी डिजिट्स लिख लें और आगे ईयर आ जाता है, राइट। या आप चलो सीएफई हम कर लेते हैं। आपके कॉलेज में है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ सीएफई या डायरेक्टर ऑफ सीएफई, तो आप क्या कर लोगे, रेफरेंस नंबर लिख के, सीएफई लिख के स्लैश कोई भी 3 नंबर्स लिख दो, 2 3 4 1 2 3 कुछ भी लिख के स्लैश और आगे डेट लिख दोगे। रेफरेंस नंबर लिखने का जो तरीका होता है, इज दैट क्लियर? सिंपली जो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में जिसको भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं, जिसको भी हम लिखने जा रहे हैं, उसका मेन जो है नाम, उस इंस्टीट्यूट का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के आगे कोई भी डिजिट्स अज्यूम करके और आगे हम ईयर लिख देते हैं। रेफरेंस नंबर लिखने का ये तरीका होता है अगर रिक्वायर्ड है तो।
मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंस नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता, तो डेट के बाद फिर हम रिसीवर्स एड्रेस लिख देते हैं। अब रिसीवर्स एड्रेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? देखिए, सेंडर्स एड्रेस में हमने कहा था कि हम सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिख रहे हैं इनिशियली, शुरू में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमने सेंडर्स एड्रेस में सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिखना है, सेंडर का नाम नहीं लिखना। रिसीवर्स एड्रेस में हमें कहा गया वी आर सपोज टू राइट द रिसीवर्स नेम एंड रिसीवर्स एड्रेस। इसमें हम जगह लाइन स्किप नहीं करेंगे, रिसीवर्स नेम और रिसीवर्स एड्रेस इकट्ठा आएगा, ऊपर रिसीवर नेम आ जाता है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आ जाता है। अब रिसीवर नेम से भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जब हम फॉर्मल लेटर राइट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राइट अ लेटर टू द सीईओ ऑफ दैट हॉस्पिटल, write a letter to inform the police inspector of that police station, right? So all the time we don't know the name of that specific person. Designation को तो पता है कि हमने पुलिस इंस्पेक्टर को लिखना है, या हमने डायरेक्टर को लिखना है, या हमने डॉक्टर को लिखना है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हमें हर वक्त नाम याद हो। तो बेहतर ये है कि रिसीवर्स नेम की जगह हम क्या यूज कर लें, रिसीवर्स डेजिग्नेशन यूज कर लें, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वो हम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल हमें ये हमें क्वेश्चन में वो बताते हैं कि हमने किसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग अस टू राइट अ लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल, तो हम क्या लिख लेंगे, रिसीवर्स नेम की जगह रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिख लेंगे, और डेजिग्नेशन को हम सिंपली सीईओ नहीं लिखेंगे, द सीईओ लिख लेंगे, द इंस्पेक्टर लिख लेंगे, द डायरेक्टर लिख लेंगे, द सीनियर मैनेजर लिख लेंगे, जो भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डेजिग्नेशन से पहले हम हमेशा क्या लिखेंगे, द, और उसके बाद डेजिग्नेशन। अभी मैं आपको स्टेप्स समझा रही हूँ, इसके बाद सॉल्व फॉर्म में भी मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगी, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट, रेफरेंस नंबर, रिसीवर्स नेम हो गया। अब रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है, रिसीवर एड्रेस फिर उसी सीक्वेंस में जाएगा जिस सीक्वेंस में हमारा सेंडर्स एड्रेस जाता है। इट डिपेंड्स, अगर तो हम अपने उसको इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो फिर हमारा पर्सनल एड्रेस आएगा। पर्सनल एड्रेस जिसमें आता है हाउस नंबर, ब्लॉक, टाउन, सिटी, ये पर्सनल एड्रेस होता है। और अगर हम किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, किसी हॉस्पिटल को लिख रहे हैं, किसी पुलिस स्टेशन को लिख रहे हैं, तो वहां पर हम हाउस नंबर नहीं आएगा, ब्लॉक नंबर भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिंपली उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का, उस हॉस्पिटल का, उस इंस्टीट्यूट का हम नाम लिख देंगे, और जिस एरिया में वो है वो लिख देंगे, और सिटी लिख देंगे। लाइक CFE कॉलेज, गार्डन टाउन, लाहौर, दैट्स इनफ। उसमें प्लॉट नंबर क्या है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। या आपने जैसे हॉस्पिटल वाला किया था, तो आपने लिखा था द CEO डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जोहर टाउन, लाहौर। गॉट द पॉइंट? तो जब हम इसी तरह से इवन आप किसी कंपनी का लिखते हो, तो तब भी फिर आप सिर्फ जो भी है, आप उसके CFO को लिख रहे हो, या उसके मैनेजर को, जिसको भी लिख रहे हो, उसकी आप पोस्ट लिखोगे, उस कंपनी का नाम लिखोगे, जिस एरिया में वो है वो लिखोगे, और सिटी लिख दोगे। इज दैट क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एड्रेस एंड प्रोफेशनल एड्रेस। पर्सनल एड्रेस में हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर या ब्लॉक का नाम है, टाउन और सिटी आ जाता है, जबकि जो प्रोफेशनली होते हैं, कंपनीज, हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो वहां पर उनका सिर्फ नाम और एरिया आ जाता है, राइट? और ये भी आपको चीज अज्यूम करनी होती है कि आप कौन सा एड्रेस लिखेंगे। वो जिस तरह से हम स्टेटमेंट्स करते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट, नंबर 6, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी मैंने जो चेक किया है कुछ स्टूडेंट्स का काम, तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट की जगह आपने, बेटा आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, अब देखें जो है सब्जेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखे, उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कोशिश करें, सब्जेक्ट की हेडिंग दे दी, उसके बाद उस लाइन से एक्सीड ना करें, नीचे वाली 2 लाइंस पर भी सब्जेक्ट को ना लेकर जाएं। एक ही लाइन पर लिखे, चाहे आप वो सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, चाहे आप वो हेडिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लियर है कंप्लेन लेटर है, तो सब्जेक्ट आगे कंप्लेन लेटर लिख दो, फाइन। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये कंप्लेन लेटर है,
या इंक्वायरी लेटर है, या आपने कुछ सजेस्ट करना है, या कुछ इन्फॉर्म करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या देनी है, तो उस सूरत में फिर आप सिंपली क्या कर लोगे, उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक अबाउट द राइजिंग नंबर और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेगर्स। ये एक सेंटेंस आ गया, क्योंकि इसमें आप क्लियर नहीं थे कि ये इंक्वायरी है या फिर ये कंप्लेन है, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको कहा गया था टू इन्फॉर्म द पुलिस इंस्पेक्टर। तो जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो, दैट डजंट मीन वो कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन कब होती है? जब आपके साथ पर्सनली कुछ रॉन्ग हो चुका है और आप समझते हो कि जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो वो उसके लिए आंसरेबल है, तो कंप्लेन होती है। यहाँ पर आप उसको अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेता उसके बाद फिर वो आपकी कंप्लेन कंसिडर होगी। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी स्टेटमेंट में वो कौन सा वर्ड यूज करें। स्टेटमेंट में अगर यही बात उन्होंने लिखी हुई है, हमने पुलिस इंस्पेक्टर को ही लेटर लिखना है और उन्होंने क्या है कि राइट अ लेटर टू कंप्लेन द पुलिस इंस्पेक्टर, तो कंप्लेन लेटर हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई भी चीज लेटर फॉर्मेट या लेटर की जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है। हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चीजें वेरी करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द कॉमन सेंस। आप अटेंटिव होके काम करेंगे, स्टेप्स को समझ लेंगे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, एक तो हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट हमने लिखना है, फॉर्मल लेटर में लिखना है। एक इनफॉर्मल लेटर होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल लेटर से मुराद क्या है? When we are writing a letter to our friends, our siblings, our parents, our relatives, तो इन सब लोगों को जब हम खत लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर नहीं है, वो क्या है? इनफॉर्मल लेटर है। दूसरे आसान अल्फाज में अगर हम समझते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम प्रोफेशनली किसी को लिख रहे होते हैं, किसी फॉर एग्जांपल फोन कॉल की हम बात कर लेते हैं कि किसी हम मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, या ये कॉलेज के आप डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, या किसी इवन टीचर से बात कर रहे हैं, कॉल करते हैं आप उनको, तो यू नीड टू टेल द पर्पस ऑफ कॉलिंग फर्स्ट। सबसे पहले सलाम करने के बाद या हाल अहवाल अगर आप पूछते हैं तो उसके बाद सबसे पहली बात जो होती है वो यही होती है कि व्हाई यू आर कॉलिंग हिम, व्हाट्स द पर्पस ऑफ कॉलिंग। ऐसा ही है, बताना होता है ना कि आपने क्यों कॉल किया। ऐसा पॉसिबल है कि आप चलो सीएफई के डायरेक्टर को आप कॉल कर रहे हैं और आप बताएं नहीं कि मैंने क्यों कॉल किया और अपनी कहानी शुरू कर दें। दिस नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टेल। द सेम केसेस हियर कि फॉर्मल लेटर में हमें बताना है व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर, तो वो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। इनफॉर्मल में इसके बाद आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, तो क्या आपको बताने की जरूरत है मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ? या अपने फ्रेंड्स को कर रहे हो या रिलेटिव्स को कर रहे हो, सो नो, अपने फ्रेंड्स को कर रहे हो, तो क्या वहां पर जरूरत है व्हाई आई एम कॉलिंग यू? नो नीड फॉर दैट। सेम केसेस हियर, इनफॉर्मल में हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। In case reference number is given, so then we just write, give the heading of reference number and subject. You're asking if the reference number is given in the statement? Yes. Yes, definitely. Anything which is given in the statement, we cannot skip that. No, We give the have to. heading of reference. Yes, we will give. We don't give the headings of date, sender's address, receiver's address, but here we will give the heading of reference number. Okay, we are done with the subject. Till now, is it clear to everyone? Yes. Sit straightly. You. नजर आए मुझे? Yes. Okay, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। बेटा फेस वॉश कर लो जाके। आप नहीं, आप शदीद तरीन नींद आ रही है, इस पे उठ जाओ। Go and wash your face. जगा दो इसको। दिमाग कब से बंद था, बस इसकी आंखें भी बंद हो चुकी हैं। एनी हाउ, सब्जेक्ट तक हो गया। उसके बाद जी सैल्यूटेशन में क्या आता है? अच्छा, ग्रीटिंग्स में देखिए, सैल्यूटेशन में क्या हमने करना है
कभी भी हम पोस्ट का नाम या डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे। डियर पुलिस ऑफिसर नहीं लिख सकते, डियर एसएचओ नहीं लिख सकते। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा बता, डियर के बाद फॉर्मल लेटर में हम या तो अगर मेल को हम लिख रहे हैं तो डियर सर आएगा, फीमेल को लिख रहे हैं तो डियर मैडम आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते। रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन डियर हम इसलिए फॉलो करें क्योंकि आपका वो जो आपकी बुक में जो पैटर्न गिवन है उसमें डियर ही गिवन है, तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। डियर सर, तो सर प्यारे नहीं हो सकते। तो बेटा जानी, वही मैंने आपको कहा है कि इफ यू आर राइटिंग टू द मेल, अगर आप मेल को लिख रहे हो तो डियर सर लिखोगे, अगर आप फीमेल को लिख रहे हो तो डियर मैडम लिखोगे। कोई खराबी है डियर मैडम लिखने में? हाँ, हर जगह पे वो अपना जहन मत इस्तेमाल किया करो ना। एनी हाउ, तो एक तो ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर में जब हम लिख रहे हैं। जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं तो उसमें क्या हम अपने दोस्त को डियर सर लिख सकते हैं या सिबलिंग्स को? तो डियर के बाद फिर हम नाम लिखते हैं। अपने फ्रेंड या सिबलिंग्स को किसी को हम लिख रहे हैं तो फिर उसका नाम आ जाएगा। और अगर अंकल है, उन्होंने स्टेटमेंट में जो भी गिवन है, अगर पेरेंट्स है तो फिर डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। नहीं, प्यारे, फिर प्यारे अफजल लिख लेना। कौन पूछ रहा है अकेला डियर? Who's asking? आपने पूछा? नहीं बेटा, या तो डियर सर मैडम आएगा उसमें फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल है तो फिर डियर के बाद नाम आ जाएगा, राइट? और डियर के बाद डेजिग्नेशन नहीं लिख सकते हम, तो फिर हम नाम लिखेंगे। स्टेटमेंट में बेटा नाम अगर गिवन होता है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट फॉरवर्ड की थी उसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड हिज डॉटर फ्रॉम फर्दर स्टडीज, कुछ इस तरह था। उसमें गिवन था ना नाम, था या नहीं था? मजीद था ना। उन्होंने कहा हुआ था कि यूर सपोज सेंडर का नाम मजीद है, तो फिर हम डियर मजीद लिखेंगे। और अगर सेंडर, एक चीज कॉमन सेंस की बात है, बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ, डोंट स्माइल, बी सीरियस, कि अगर तो स्टेटमेंट में हमें जो चीज गिवन है, चाहे वो सेंडर्स एड्रेस है, चाहे वो रिसीवर्स एड्रेस है, चाहे वो कंपनी का नाम है, कुछ भी है, वी हैव टू फॉलो दैट थिंग एट एनी कॉस्ट। उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर नहीं गिवन है तो फिर भी हम स्टेप स्किप नहीं कर सकते कि हमें तो रिसीवर का नाम ही उन्होंने नहीं बताया तो फिर हम इसको, या रिसीवर का एड्रेस नहीं बताया तो हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करेंगे तो मार्क्स जाएंगे, स्किप नहीं कर सकते, उसकी जगह आप अज्यूम कर लेंगे। और अज्यूम में आपको जिस तरह से मैंने बताया, एक पर्सनल एड्रेस होता है, एक प्रोफेशनल एड्रेस होता है, स्टेटमेंट को समझ के आपने वो कर लेना है। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, 3 पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मीन्स सिंपली आप एक लाइन, आई थिंक ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस मैंने आपको फॉरवर्ड की है, नहीं की? चलिए मैं आज आपको कर दूंगी। उसमें कुछ लाइन स्पेसिफिक है हर लेटर्स के से रिलेटेड, वो आप कर सकते हो। दैट्स आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो माय कंसर्न, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो माय डिससैटिस्फैक्शन। कुछ भी जो भी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से एक आप लाइन वो लिख दोगे, और आगे जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका क्वेश्चन होता है, उसी के आप अल्फाज चेंज करके वहां पर लिख देते हो, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, 1.5 से 2 लाइन का भी अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो दैट्स फाइन, मोर देन इनफ। यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जो होता है दैट इज ऑलवेज मेन पैराग्राफ। वहां यहाँ पर आपने डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पर आप 7, 8, 9 पैराग्राफ्स तक भी जा सकते हो, जहां तक आपको लगता है कि आपका मैसेज कन्वे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लेटर था मिसबिहेवियर, राइट अ लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल अबाउट द मिसबिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, ऐसा ही था। इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि आप लेटर लिख रहे हैं फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, राइट? अब ये वाला पैराग्राफ है जहां पर आपने एक्चुअल स्टोरी बतानी है कि मिसबिहेव हुआ क्या, कौन गया था, कब गया, कैसे गया, क्या हुआ, क्या मिसबिहेव हुआ, किसने मिसबिहेव किया, वो सारी चीजें हमारी इस पैराग्राफ में आ जाएंगी।
एक और लेटर शायद पता नहीं आपको मैंने करवाया कि नहीं, चले आप लेटर लिख रहे हैं टू इनवाइट योर फ्रेंड टू विजिट द हिली एरियाज और टू स्पेंड समर वेकेशंस विद हिम इन द नॉर्दर्न एरियाज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर फिर हमारे डिटेल पैराग्राफ में क्या आ जाएगा? क्या लिखेंगे हम? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंडरस्टैंड करने की बात है। फिर इसमें हम उस जगह की खूबसूरती को बयान कर देंगे, उसकी ब्यूटी को, उसकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर देंगे, वहां के वेदर को डिस्क्राइब कर देंगे कि हाँ व्हाई ही शुड कम देयर, उसमें वहां पर ऐसा क्या स्पेशल है दैट ही शुड गो देयर, ही शुड स्पेंड हिज समर वेकेशंस देयर, वो सारी चीजें हम मेंशन कर देंगे। तो मेन पैराग्राफ में हमेशा यही है, हमने एक्सप्लेनेशन देनी है अपने इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने बताया हम क्यों लेटर लिख रहे हैं। मेन बॉडी पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन करना है कि हमने ये जो इंट्रोडक्शन दिया है वो क्यों दिया है। हम कंप्लेन लिख रहे हैं तो हम क्यों लिख रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आप दे देंगे। दैट इज अवर सेकेंड और मेन बॉडी पैराग्राफ। इज दैट क्लियर? नो 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 नो, ओनली वन पैराग्राफ। 3 ही पैराग्राफ बनाने हैं हमने एट एनी कॉस्ट। डिटेल्ड पैराग्राफ थोड़ा लेंथी होता है, ये भी डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जांपल आपका वो है बेगिंग से रिलेवेंट जो आपकी स्टेटमेंट थी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेगर्स वाली, उसमें मैं आपको कह रही हूँ कि अगर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है राइट अ लेटर टू द पुलिस इंस्पेक्टर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेगर्स, राइट, एक ही बात पूछिए, इन्फॉर्म करना है, तो हम उसको बता देंगे कि जो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेगर्स, और उसमें आप ये लिख दोगे कि आई हैव नोटिस्ड ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स, on in the markets or in local markets or near the schools, colleges, this and that, 2-4 लाइनें आप वो ऐड ऑन कर दोगे। तो अगर आप इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए लेटर लिखोगे तो आपका वर्ड काउंट 120-130 तक चला जाएगा। दैट्स गुड। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को लेके आप 200 तक जा रहे हैं या 170-180 तक जा रहे हैं तो फिर आप ज्यादा लिख रहे हैं। 170 तक या 200 तक हम कब जा सकते हैं? जब इसी लेटर में वो आपको कह रहे हैं डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ बेगिंग and also give some suggestions to the to curb this issue, to control this issue, to overcome this serious problem, right? तो अब उन्होंने हमसे कितनी चीजें डिमांड कर ली? 3। एक तो हमने इन्फॉर्म करना है, दूसरा हमने रीजंस बताने हैं, और तीसरा हमने सजेशंस भी देनी है कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो फिर हमारा वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो कोई भी चीज फिक्स नहीं है, आपने कॉन्शियस रहना है, अपने कॉमन सेंस से काम लेना है कि किस लेटर में आप 120-130 तक जा सकते हो, किस में आप 200 तक जा सकते हो। और प्रोफेशनलिज्म यही है कि बात को समझे और उसको अपने वे में हैंडल करें, अपने हिसाब से उसको ट्रीट करें, लकीर के फकीर नहीं बनना, राइट? क्योंकि इसमें आपके पास वर्ड काउंट स्पेसिफिक नहीं है लेटर में, और यही रीजन है कि स्पेसिफिक नहीं है। इट वेरीज, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट गिवन बाय द एग्जामिनर। जिस तरह की स्टेटमेंट होगी हमारा वर्ड काउंट उस हिसाब से जाएगा। लेकिन ये भी है कि हम 120 से नीचे नहीं आ सकते। मिनिमम वर्ड काउंट हर लेटर में हमारा 120 तक तो हो गई, क्योंकि फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा है इसमें। ये सेंडर्स, रिसीवर, एड्रेस, फॉर्मेट के भी सारे वर्ड्स काउंट होते हैं, तो ये फॉर्मेलिटीज के इतने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। फिर मिनिमम 120-130 तक तो हमने लिखना ही लिखना है एट एनी कॉस्ट, और मैक्सिमम 200 या 190, इससे ऊपर नहीं। ओके, ये सिर्फ एक वो है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप जाओगे। इट्स नॉट फिक्स्ड कि हम इतने ही वर्ड लिखेंगे। एनी हाउ क्लोजिंग पैराग्राफ इज ऑलवेज कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन मीन्स कॉल फॉर एक्शन से मुराद है एक्शन रिक्वायर्ड है। एक्शन किससे रिलेटेड रिक्वायर्ड है? जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, आपने कंप्लेन की है, तो अब आप क्या रिक्वायर कर रहे हो पुलिस ऑफिसर से? वो क्या करे? Now I request you to take appropriate action to control this critical matter, control the increasing number of beggars in the society. आप इनवाइट कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? I'm looking forward For your cooperation. cooperation are your positive response. Let me know about the available dates when you can visit me. ऐसे ही है।
सिंपल इज दिस कि जो हमने लेटर ऊपर लिख दिया, जो इंट्रोडक्शन लिख दिया, जो बॉडी पैराग्राफ्स लिख दिए, थर्ड पैराग्राफ में हमने उनको रिमाइंडर देना होता है और उनको कहना होता है कि आप ये काम करें, चाहे वो इनविटेशन है, चाहे वो कंप्लेन है, चाहे आप किसी को परसुएड कर रहे हो टू बाय एनीथिंग और फॉर एनी पर्पस। तो थर्ड पैराग्राफ भी आपका 1.5 और 2 लाइन्स आर गोना बी एनफ, या फिर आप 3 लाइन्स तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, राइट? एक लाइन तो हमारी बन जाती है, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, जो हम थर्ड पैराग्राफ के एंड पे लिखते हैं। तो इसमें आप 2 लाइन्स लिख दो, दैट्स गोना बी एनफ। 3 लाइन्स लिख दो जब भी ठीक है। उसके बाद अब हमने सब्जेक्ट के बाद लाइन स्किप की थी, फिर सैल्यूटेशन आ गई। डियर सर के बाद अगर आप नहीं भी लाइन छोड़ते तो हम नीचे स्टार्ट कर सकते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ जब हमारा एंड हो जाता है फिर एक लाइन स्किप करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ एंड होगा तो एक लाइन स्किप करेंगे, थर्ड पैराग्राफ। आई नीड योर सीरियस बिहेवियर। ब्लू शर्ट जी। थर्ड पैराग्राफ के बाद फिर एक लाइन स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड पैराग्राफ के बाद हम लाइन स्किप नहीं करेंगे, हम अपनी क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। उसके बाद फिर एक लाइन स्किप करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली और योर फेथफुली। इसमें हमारे पास एक वे है कि योर सिंसियरली जो है, जब हम डियर सर लिख रहे हैं तो डबल एस नहीं आएगा। योर सिंसियरली का डियर सर है तो योर फेथफुली कर लें। और अगर आप उसके जगह कुछ और लिख रहे हैं, डियर वलीद लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं इनफॉर्मल में, तो फिर आप एंड पे सिंसियरली मेंशन कर लो। After that, again you will skip the line, signature and name. Enclosed को इसको छोड़ दो, इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी तक आपके लिए सिग्नेचर और नेम काफी है। डजेंट मैटर आप पहले नाम लिख देते हो बाद में सिग्नेचर, या पहले सिग्नेचर कर लेते हो बाद में नाम। सिग्नेचर नहीं करने, सिग्नेचर की जगह यू आर सपोज टू राइट ओनली द स्पेलिंग्स SIGNATURE, राइट? और जो नेम आप लिखोगे कंप्लीट फर्स्ट और सेकेंड नेम होगा। इज दैट क्लियर टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन? ओके, फॉर न्यू कमर्स आपके लिए मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट भी फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में, और सॉल्व फॉर्म में एक लेटर भी फॉरवर्ड कर दूंगी। और कल आपकी क्लास अब नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट क्लास में आपका सिर्फ और सिर्फ मैंने चेक करना है ये वाला लेटर चेक करना है, और सबसे पहले न्यू कमर्स का। और न्यू कमर्स साथ में कंप्लीट फॉर्मेट भी लिख कर लाएंगे, बाकी चीजें आपकी मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी। आप लोगों का जो काम है आई विल फॉरवर्ड इन द ग्रुप।